तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब ऑर्गेनाइज की गई? 1930 में, सेकंड 31 में और थर्ड 32। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, कभी ऐसे इंडियन लीडर्स का नाम बताओ जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 30, 31 और 32 तीनों में शामिल हुआ था। तो उसका आंसर क्या होगा? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। तो गांधी जी किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए? ओनली सेकंड। अब इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला वो मैंने आपको बताया है कि भाई जैसे अम्बेडकर बोल रहे हैं कि भाई मैं दलितों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रिंसली स्टेट्स वाले बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस हमको रिप्रेजेंट नहीं करती। तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, वो वापिस आ गए। दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिगेन किया गया 1931 में ही। लेकिन आप एक चीज देखो, अभी एक मूवमेंट जो अपने पीक पे होता है और उसके बाद उसको पोस्टपोन कर दिया जाए तो उसका बाद में कोई मेजर सॉल्यूशन उसका नहीं निकलता। इतनी मास गैदरिंग नहीं हुई, बहुत सारी वायलेंस एक्टिविटीज में शामिल हो गई और फाइनली 1932 को गांधी जी को अगेन अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी को अरेस्ट करके डाल दिया पुणे में, एक यरवदा जेल है वहां पर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किस किस के बीच में हुआ था? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी। जैसे मैंने आपको बताया, उनको पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया गया गांधी जी को। और ब्रिटिशियर्स एक नया रूल रेगुलेशन लेके आए थे इंडिया में। उन्होंने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया। सेपरेट इलेक्टोरेट। सबसे पहले हम जाने कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। यानी कि उनको सेपरेट कर दिया जाएगा एक तरीके से, भाई उस एरिया में वही चुनाव लड़ेंगे, वही वोट डालेंगे। तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया। क्यों किया? ताकि वो भी अपने लिए रूल रेगुलेशन बनाए। और एक उनकी चाल थी डिवाइड एंड रूल, अभी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो। फर्स्टली उन्होंने 1909 को मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया। 1909 मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया। फिर 32 के आसपास उन्होंने दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया। क्यों? भी पॉपुलेशन को डिवाइड, उनकी मेन पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। अब इस चीज का, जो भी दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाएगा, इस चीज का विरोध किया महात्मा गांधी जी ने। और वो पुणे की यरवदा जेल में फास्ट पर बैठ गए, अनशन कर दिया उन्होंने। क्या इशू था गांधी जी का? क्यों मना किया? उन्होंने इसलिए मना किया कि उनको ये लगता था अगर दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया तो वो हमेशा ही सेपरेट हो जाएंगे। वो कॉमन मैन के साथ, कॉमन पॉपुलेशन के साथ वो मिक्स नहीं कर पाएंगे, घुल मिल नहीं पाएंगे, वो हमेशा सेपरेट हो जाएंगे। अब गांधी जी फास्ट पर बैठ गए। उनको अब उस टाइम पे दलितों के सबसे बड़े लीडर कौन? बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी से मिलने जाते हैं, पुणे की यरवदा जेल में, और इस इशू पर डिस्कशन करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। उसी को क्या बोलते हैं हम? पूना पैक्ट। अब इसमें एक चीज देखिए, इसी पूना पैक्ट के दौरान
गांधी जी ने हरिजनों के लिए एक नाम दिया था, दलितों के लिए एक नाम दिया था जिसको हम बोलते हैं हरिजन। हरि मीन्स गोट। तो इसी पूना पैक्ट के दौरान ये नाम दिया गया हरिजन। क्लियर है? नेक्स्ट, भाई अंग्रेजों को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, अभी इधर बहुत सारे मास मूवमेंट इधर हो रहे हैं अंग्रेजी राज के खिलाफ, तो इनको अगर हमें इधर रूल करना है ज्यादा टाइम तक तो कुछ इंडियंस का पार्टिसिपेशन भी इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हुआ 1950 में, इस एक्ट से बहुत सारे प्रोविजन लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। इस एक्ट में एक बात और कही गई, अभी प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे, प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे। प्रोविंस किसको बोलते हैं? प्रांत, राज्य। प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे। अब उसमें इंडियन पार्टिसिपेट करेंगे, लोग उनको चूज करेंगे, वो अपने लिए फेवरेबल पॉलिसी बना सकते हैं। लेकिन हेड फिर भी कौन है? हेड फिर भी ब्रिटिशियर्स है। तो ऐसे ही 37 में 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए 11 स्टेट्स में, 11 प्रोविंस, 11 स्टेट्स में, जिसमें टोटल 8 स्टेट्स में किसकी गवर्नमेंट बनी? कांग्रेस, जो उस टाइम पे सबसे ओल्डेस्ट पार्टी थी इंडिया में, कांग्रेस। और बाकी 3 स्टेट्स में जो स्पेशली मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, तो उस स्टेट में मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। तो 8 स्टेट्स में किसकी गवर्नमेंट बनी? कांग्रेस की। कांग्रेस के मिनिस्टर यहाँ पर इन प्रोविंस में काम करेंगे। लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनी वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई। उसका क्या रीजन था उसको देखते हैं आप। अब देखिए 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंडिया किसकी कॉलोनी था? ब्रिटिशियर्स। और ब्रिटिशियर्स भी वर्ल्ड वॉर में शामिल था, ब्रिटेन भी वर्ल्ड वॉर में शामिल था। अब ब्रिटिशियर्स चाहते थे कि इंडियन सोल्जर भी ब्रिटिशियर्स की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें, ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें। लेकिन कांग्रेस की क्या डिमांड थी? कांग्रेस की यह डिमांड थी कि इंडियन सोल्जर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एक शर्त है, अभी आप वर्ल्ड वॉर के बाद आप इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे। लेकिन वो इस चीज के लिए एग्री नहीं हुए। एग्री नहीं हुए तो जो प्रोविंशियल इलेक्शन में मिनिस्टर्स बने थे उन्होंने 1939 में रिजाइन कर दी। तो इसलिए मैंने आपको बताया अभी जो गवर्नमेंट बनी थी 37 में वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई थी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट इसमें आता है और गांधी जी का थर्ड मेजर मूवमेंट दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। कब हुआ था ये? 1942 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का ये थर्ड मेजर मूवमेंट है। फर्स्ट है एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि स्टार्ट हुआ 1920 में। सेकंड सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो स्टार्ट हुआ 1930 में।
सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये थर्ड है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि स्टार्ट हुआ 1942 में। इन तीनों मूवमेंट में ये सबसे वॉयलेंट मूवमेंट था, सबसे ज्यादा हिंसा इसमें हुई, सबसे वॉयलेंट मूवमेंट ये था। इसके बाद हम देखें भाई, इस मूवमेंट के दौरान बहुत सारे इंडियन लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया क्योंकि वॉयलेंस हुई थी। अब गांधी जी की मेन फिलोसफी क्या थी? नॉन कोऑपरेशन और नॉन वायलेंस। उस फिलोसफी पे ये नहीं चला, इस मूवमेंट में बहुत सारा वॉयलेंट हुआ। अच्छा, एक चीज और आप इसमें देखो, डू और डाई। डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस मूवमेंट के दौरान? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। भाई करो या मारो, क्योंकि ये हमारे पास चांस है। अगर हम इस मूवमेंट को सक्सेसफुली टैकल कर लेते हैं तो हम आजाद भी हो जाएंगे। क्यों आजाद हो जाएंगे? अब देखो, ब्रिटेन तो बिजी है, 39 से 45 के बीच में वर्ल्ड वार चल रहा था। अब एक तरफ तो वो वर्ल्ड वार को फेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया अपने जो नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहा है, आजादी के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहा है। तो ये था गांधी जी का थर्ड मेजर मूवमेंट, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद आगे देखो, (39 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। इसमें ब्रिटेन में दो पार्टियां हैं। ब्रिटेन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। ब्रिटेन में दो पार्टियां हैं, लेबर पार्टी और सेकंड है कंजर्वेटिव। लेबर पार्टी और सेकंड कंजर्वेटिव। इस टाइम पीरियड पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में किसका रूल था वहां पर? कंजर्वेटिव पार्टी का। अब इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कंजर्वेटिव, यानी कि जो पुराना कस्टम है ब्रिटेन का उसको प्रिजर्व करना। जो पुराना कस्टम है उसको प्रिजर्व करना। इट मींस वो भारत को आजाद करने के पक्ष में नहीं थे। वो भारत को आजाद करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जो पीएम थे उस टाइम पे ब्रिटेन के, उनका ये मानना था अभी जो क्राउन प्रिंस ने हमें एरिया दिया है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी उसको प्रिजर्व रखा जाए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में किसकी गवर्नमेंट फिर बाद में बनी? लेबर पार्टी की। और ये लेबर पार्टी इंडिया को आजाद करने के पक्ष में है। अब इंडिया आजाद तो हो जाएगा, अब ये पक्ष में है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें? उसके लिए क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो हमारे इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन थे, उनको हम फॉलो करते थे, लेकिन अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएगी इंडिया, तो उसके लिए रूल रेगुलेशन तो चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक कैबिनेट मिशन 1946 को भारत में भेजा। अभी ये कैबिनेट मिशन का काम क्या है? अभी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का काम ये करे। इस कैबिनेट मिशन ने एक प्रपोजल दिया, अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक होगा हिंदुओं के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी है? हिंदू पॉपुलेशन। दूसरा मुस्लिम्स, और तीसरा प्रिंसली स्टेट, बहुत सारे रजवाड़े भी इधर थे। और टोटल कैलकुलेशन करें तो 565 प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम।
अब जो इन्होंने प्रपोजल दिया कैबिनेट मिशन ने, उस प्रपोजल को कांग्रेस पार्टी जो हमारी ओल्डेस्ट पार्टी है, कांग्रेस ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया रिजेक्ट? क्योंकि उनका यह मानना था कि एक देश, उसके लिए 3 विधान यानी कि 3 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते। तो जो ये कैबिनेट मिशन का प्लान था, ये क्या हो गया? फेल हो गया। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप देखो, अब 1946 की अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट डे हमारी हिस्ट्री में है, 16 अगस्त 1946। इस दिन किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या है? अब देखो, यहां पर पाकिस्तान की जो डिमांड है एक सेपरेट कंट्री के लिए और स्पेशली रिलीजियस बेस पे, तो सेपरेट कंट्री के लिए पाकिस्तान की डिमांड के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने आह्वान किया डायरेक्ट एक्शन डे का। इट मींस आप क्या करेंगे? लड़कर लेंगे पाकिस्तान। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में वायलेंस स्टार्ट हुआ, राइट्स, दंगे हो गए और 3-4 दिन में वो दंगे मुंबई तक पहुंच गए। बहुत सारी वायलेंस, एक सिविल वार लाइक सिचुएशन इंडिया में क्रिएट हो गई थी। और इस डायरेक्ट एक्शन डे के बाद फाइनली कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, अब भी इंडिया आजाद तो होगा, लेकिन इंडिया का क्या होगा? पार्टीशन होगा। इससे पहले कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बार बार मुस्लिम लीग का जो प्रपोजल है या और जो एजेंडा है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया का अब पार्टीशन होगा। अब पार्टीशन फ्रेमवर्क के लिए, अब हम बात करें पार्टीशन फ्रेमवर्क की, अगर 46 की बात करें तो उस टाइम पे अंग्रेज जो वायसराय, जो हेड है हमारे इधर, वो थे लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल, अंग्रेजों ने उसको चेंज कर दिया 47 में। हमारे लास्ट वायसराय जिसको बोलते हैं, उनकी जगह आ गए लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन जिन्होंने ये पार्टीशन को फाइनल एक तरीके से अंतिम रूप दिया, लॉर्ड माउंटबेटन। जुलाई में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्रपोजल पेश किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रपोजल पेश किया गया कि इंडिया को आजाद करना है, और जुलाई में वो प्रपोजल वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्सेप्ट भी हो गया। एक्सेप्ट हो गया तो 14 और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया? आजाद। 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त इंडिया। हम आजाद हो गए। हम आजाद तो हुए लेकिन डिवाइड, आजाद होने के साथ हम डिवाइड भी हो गए। और जो पाकिस्तान का क्रिएशन है वो किस बेस पे हुआ? रिलीजियस बेस पे, धर्म के आधार पर उनका डिवीजन हुआ। अब देखो, धर्म क्या, इस पार्टीशन में सबसे ज्यादा इफेक्टेड स्टेट की हम बात करें तो वो कौन कौन से थे? पंजाब और बंगाल। देखो, मैंने आपको बताया था अभी बंगाल का डिवीजन एक बार 1905 में भी हुआ था, लेकिन ये बंगाल का डिवीजन जिस टाइम पे सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया 1905 में, ये डिवीजन 1911 में कैंसिल हो गया था। और 1911 भी हमारी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1911 में दिल्ली हमारे देश की
न्यू दिल्ली हमारे देश की कैपिटल बनी। तो एक बार तो डिवीजन यहाँ पर हुई 1905 में बंगाल की, जो कि 11 में कैंसिल होगी, और बंगाल का सेकंड टाइम डिवीजन हुआ कब? 47। जो वेस्ट पंजाब था, जो वेस्ट पंजाब था वेस्टर्न साइड में, जिसमें सिंध वाला इलाका आता है, तो जो वेस्ट पंजाब था उनसे क्रिएशन हो गया वेस्ट पाकिस्तान। इसका वेस्ट पाकिस्तान। और जो ईस्ट बंगाल था इस साइड में, जो ईस्ट बंगाल था उससे क्रिएशन हुआ ईस्ट पाकिस्तान। और जो ईस्ट पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ईस्ट पाकिस्तान 1971 में आजाद हो गया, बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश। कब? 1971। तो इस तरीके से ये था हमारा जो टोटल शेड्यूल ऑफ नेशनलिज्म प्रोसेस। अब बात करें अभी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये क्वेश्चन सीबीएसई और एचपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। अब इसका बेसिक डिफरेंस हम देखें तो ये कब स्टार्ट हुआ, हमने ये डिस्कस कर लिया है। कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। ये कब स्टार्ट हुआ? 1930 और वी कैन से 6 अप्रैल 1930। अब इसमें क्या गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को भी साथ में जोड़ लिया था। तो इस मूवमेंट में हमें हिंदू और प्लस मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है। इसमें क्या है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी ना के बराबर है। क्या है? ना के बराबर। सेकंड, अगर इसमें बात करें हम वुमेन पार्टिसिपेशन, पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट में वुमेन का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था। इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि ये सॉल्ट लॉ से स्टार्ट हुआ था और नमक जो हर गृहिणी की आवश्यकता है, इसलिए वुमेन पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा है। और इसमें क्या है? लेस। इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, बॉयकॉट ऑफ विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। ये इसमें भी शामिल करोगे आप, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी। इसमें भी आप इसको एज इट इज बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स इसमें भी शामिल हो। नेक्स्ट भाई, नॉन कोऑपरेशन नाम से ही सजेस्ट हो रहा है असहयोग करना है, सहयोग नहीं करना है। टीचर्स, स्टूडेंट, लॉयर सब स्ट्राइक पे थे, सेम है यार। लेकिन इसका मेन मोटिव क्या है? सिविल डिसोबीडियंस, अवज्ञा, यानी कि अब जो इनके रूल रेगुलेशन है वो नहीं मानने हैं। यहाँ पर हमने क्या करना था? कोऑपरेट नहीं करना था, बस रूल रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे भाई। अब ये थोड़ा होगा कि जबरदस्ती स्टूडेंट्स को स्कूल में उठा के लेके जाएंगे, टीचर्स को स्कूल में उठा के लेके जाएंगे। आप अपनी तरफ से कोऑपरेट नहीं करो। लेकिन यहाँ पर क्या है? जैसे सॉल्ट लॉ है, फॉरेस्ट लॉ है,
जो इम्पोर्टेंट इशू थे हमारे लिए, इस तरीके के अंग्रेजों के कानून को तोड़ना है, उनको फॉलो, उनको मानना नहीं है। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर हम बात करें इनके फेलियर की, अब देखो ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल मास मूवमेंट बना 1920 में। अब आप क्वेश्चन पूछोगे उस टाइम पे भारत आजाद क्यों नहीं हुआ? फिर चलो यहाँ पर नहीं हुआ, फिर 30 में ये भी मास मूवमेंट बना, तो उस टाइम पे भारत आजाद क्यों नहीं हुआ? अब जैसे यहाँ पर प्रपोजल था स्टूडेंट्स, टीचर्स वगैरह ये सब स्कूल में नहीं जाएंगे, किसी भी तरीके से आप कोऑपरेट नहीं करोगे ब्रिटिशर्स को, लेकिन कितने दिन तक नहीं कर पाते हम, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, अब खादी पहने वो तो महंगी, खादी वस्त्र जो है वो महंगे हैं, और फॉरेन क्लॉथ्स पहने नहीं, तो क्या सॉल्यूशन हुआ? थोड़े से दिन बाद हमने दोबारा फॉरेन क्लॉथ्स को ज्वाइन कर लिया। स्टूडेंट के पास ऑप्शन नहीं था, स्कूल नहीं थे, इंडियन स्कूल नहीं थे, उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिए, टीचर्स ने ज्वाइन कर लिए। फिर चोरी चोरा इंसिडेंस हुआ 1922 में, जिसकी वजह से ये मूवमेंट फेल हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें, अब भी जो गांधी जी की 11 डिमांड्स थी इरविन के सामने, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, उसमें समझौता हो गया। अब भी इस तरीके के आपके रूल रेगुलेशन को माना जाएगा। गांधी जी ने इस मोमेंट को पोस्टपोन कर दिया और वो चले गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। तो जब इसको पोस्टपोन कर दिया, जो मास मूवमेंट था उसको पोस्टपोन कर दिया, तो ये भी ज्यादा सक्सेसफुल फिर नहीं हुआ। अब बात करते हैं, एक चीज और हमें देखने को मिलती है, गांधी जी के हर मूवमेंट में पीजेंट्स बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते थे, किसान, क्योंकि किसानों का भी बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता था। प्लस किसान पीजेंट, जो पीजेंट्स हैं वो ब्रिटिशियर्स से तो नाराज हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। इसके अलावा वो मनी लेंडर्स, जो साहूकार थे उस टाइम पे, उनसे भी नाराज थे। जो मनी लेंडर्स हैं तो वो उनसे भी नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि देखो किसान अनपढ़ हैं, उनकी अनपढ़ता का फायदा उठाते थे ये सब। और एक चीज आप ध्यान में रखो, अभी उस टाइम पे इंडिया की सिचुएशन के बारे में बात करें, जो व्यापारी वगैरह हैं, ज्यादातर व्यापारी वर्ग है, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनमें भी कुछ लोग ब्रिटिशियर्स को सपोर्ट करते थे। जो उस टाइम पे पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल थे, वो भी ज्यादातर ब्रिटिश रूल रेगुलेशन को अच्छा मानते थे, वो भी ब्रिटिश रूल रेगुलेशन को अच्छा मानते थे। तो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। तो जो मर्चेंट्स हैं, अच्छा कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज भी थे, क्योंकि अगर आप देखो हैंडलूम इंडस्ट्री हमारी कोलैप्स हो गई ब्रिटिशर्स की वजह से। जो कॉटन टेक्सटाइल हमारा वर्ल्ड फेमस था वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया था। क्लियर है? तो ये था हमारा टॉपिक, नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।